नमस्कार मित्रों। पिछले व्याख्यान में हमने संत थॉमस एक्विनास के जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाओं और उनके प्रमुख विचारों के संबंध में अध्ययन किया था। उनके संबंध में मैंने यहाँ व्याख्यान प्रस्तुत किया था, जो मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। उसी कड़ी के तहत हम आज के इस व्याख्यान में संत थॉमस एक्विनास के दास्ता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे कि दास्ता के संबंध में एक्विनास के विचार और अरस्तु के विचारों में क्या मत भिन्नता है, और आगे फिर हम संत थॉमस एक्विनास और अरस्तु के विचारों में जो तुलनात्मक अध्ययन है वो करेंगे कि किस प्रकार के विचारों के माध्यम से संत थॉमस एक्विनास को मध्ययुगीन राजनीति का अरस्तु कहा जाता है। इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो ये संत थॉमस एक्विनास का अगला व्याख्यान है, संत थॉमस एक्विनास के दास्ता संबंधी विचार। मित्रों, जहाँ अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक मानता है, वहीं थॉमस एक्विनास दास प्रथा को प्राकृतिक नहीं मानता, लेकिन वे दास प्रथा का समर्थन जरूर करते हैं। थॉमस एक्विनास दास प्रथा का समर्थन विशेषकर युद्ध में विजित होने के लिए करते हैं, क्योंकि दास प्रथा की अगर भावना होगी, यदि दास प्रथा होगी, तो लोग दास बनने से बचने के लिए युद्ध में वीरता की भावना से साहसपूर्ण तरीके से युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि आपको विदित है कि पराजित व्यक्तियों को, पराजित लोगों को दास बना लिया जाता है। तो वीरता के प्रदर्शन के लिए वह दास प्रथा को आवश्यक मानते हैं। अन्यथा वह अरस्तु के समान दास प्रथा को प्राकृतिक नहीं मानते, लेकिन वो ये कहते हैं कि युद्ध में वीरता के प्रदर्शन के लिए, युद्ध में साहस के प्रदर्शन के लिए दास प्रथा अनिवार्य है, दास प्रथा आवश्यक है और दास प्रथा होनी चाहिए। ये अंतर है अरस्तु और थॉमस एक्विनास के विचारों में। थॉमस एक्विनास ईसाइयत के इस मत का खंडन करता है कि राज्य अन्याय का परिणाम है। जैसा कि ईसाइयत में मानते हैं कि राज्य अन्याय का परिणाम है, लेकिन थॉमस एक्विनास ये नहीं मानते कि राज्य अन्याय का परिणाम है। थॉमस एक्विनास कहते हैं कि राज्य अरस्तुवाद का एवं मनुष्य की सामाजिक एवं राजनीतिक प्रवृत्ति का परिणाम है। यानी जो मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक प्रवृत्ति होती है, जो इसमें नवाचार होता है, जो इसमें नवीनताएं आती है, जो विकास की क्रियाएं इसमें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में होती है, उसके माध्यम से राज्य का अस्तित्व उभर कर सामने आता है। वे ये नहीं कहते कि राज्य अन्यायी के परिणाम स्वरूप सामने आया। ये बात थॉमस एक्विनास स्वीकार नहीं करते, जो अपने आप में एक तरह से बहुत आधुनिकता लिए हुए हैं इनके विचार। थॉमस एक्विनास का कहना है कि राज्य का मूल लक्ष्य व्यक्ति का विकास करना है, लेकिन व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब उसे भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त हो। ये बात पिछले व्याख्यान में भी हमने बताई थी कि व्यक्ति को भौतिक सुखों के साथ साथ यदि आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त होंगे, तो फिर व्यक्ति का विकास होगा और व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक अस्तित्व समाज में स्थापित होगा। आध्यात्मिक सुखों के लिए चर्च के अनुरूप कार्य करना चाहिए। ये एक सुझाव है थॉमस एक्विनास का कि यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति करनी है, आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने हैं, तो फिर उसको चर्च के अनुरूप काम करना चाहिए, यानी चर्च के मतानुसार काम करना चाहिए। तो ये संत थॉमस एक्विनास के आध्यात्मिकता से संबंधित विचार हैं। थॉमस एक्विनास राज्य का प्रमुख कार्य बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना मानता है। कि राज्य का, कोई पूछे कि राज्य का मुख्य कार्य क्या है, तो थॉमस एक्विनास के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य वही है कि राज्य की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करे और जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था, उसको राज्य में बखूबी यानी व्यवस्थित रूप से बनाए रखे। लेकिन वह कल्याणकारी राज्य का समर्थन नहीं करता। जैसे आधुनिक राज्य का अस्तित्व अपने, जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का इस समय जो मॉडल है वो कल्याणकारी राज्य के स्वरूप का है, लेकिन थॉमस एक्विनास कल्याणकारी राज्य का समर्थन नहीं करता। वो कानून व्यवस्था बनाने की बात करता है, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा की बात करता है, लेकिन ये नैसर्गिक आवश्यकताएं हैं, बट वह ये नहीं कहता कि कल्याणकारी राज्य का स्वरूप हो।
थॉमस एक्विनास अपने राज्य का आकार अरस्तु से थोड़ा बड़ा बताता है। जहाँ अरस्तु ये कहता है कि राज्य का आकार ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए, वहीं थॉमस एक्विनास कहते हैं कि राज्य का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अरस्तु जो बताते हैं उससे बड़ा होना चाहिए। यानी थॉमस एक्विनास ये कहते हैं कि कई नगर राज्यों को मिलाकर एक राज्य की स्थापना होनी चाहिए। ऐसे राज्य को थॉमस एक्विनास रेगनम की संज्ञा देता है कि कुछ छोटे छोटे नगर राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनना चाहिए। यानी इतना छोटा राज्य भी नहीं हो। अब जैसे प्लेटो तो बहुत छोटे राज्य की बात करता है। प्लेटो तो एक बहुत छोटे नगर राज्य की बात करता है जिसकी जनसंख्या भी वो सीमित बताता है 5040। और अरस्तु हालांकि प्लेटो से ज़्यादा व्यापक और विशाल राज्य की बात करता है, लेकिन फिर भी वह भी सीमित है। और यहाँ थॉमस एक्विनास उससे भी बड़े स्तर के बड़े आकार के राज्य की बात करता है। थॉमस एक्विनास अरस्तु की तरह संविधानों का वर्गीकरण करता है, लेकिन जहां अरस्तु संवैधानिक तंत्र को श्रेष्ठ शासन बताता है, वहीं थॉमस एक्विनास चर्च द्वारा निर्देशित राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन मानता है। जहां अरस्तु तो एक कहते हैं कि पॉलिटी यानी संवैधानिक तंत्र जो है वह श्रेष्ठ शासन प्रणाली है। हालांकि उस समय उन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि राजतंत्र से भी अधिक श्रेष्ठ है पॉलिटी संवैधानिक तंत्र। और यहाँ थॉमस एक्विनास राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली बताता है। लेकिन यहाँ अंतर यह है कि वह राजतंत्र का जो समर्थन कर रहा है, लेकिन वह राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी चर्च के निर्देशन में काम करेगी, यानी चर्च के निर्देशानुसार काम करेगी, यानी चर्च उसको नियंत्रित करेगा। तो चर्च नियंत्रित राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन बताता है, कहने का मतलब ये। तो इसका मतलब है चर्च की सत्ता को अधिक व्यापकता प्रदान करना। थॉमस एक्विनास कहते हैं कि राज्य की तुलना में चर्च अधिक श्रेष्ठ है, राज्य को चर्च के अधीन काम करना चाहिए। ये बात जो मैं आपको बता रहा था कि चर्च के मुख्य समर्थक विचारकों में, तो वो आपको इन बिंदुओं से दिखाई देता है कि वह चर्च को राज्य की तुलना में अधिक श्रेष्ठ मानता है और राज्य को चर्च के अधीन स्थापित करता है। थॉमस एक्विनास मध्यकालीन युग के अरस्तु, इसके पक्ष में तर्क। कई बार ये कहा जाता है कि थॉमस एक्विनास मध्यकालीन युग के अरस्तु हैं, तो इसके पक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं, ये बात अपन इस व्याख्यान में करेंगे। पहली, थॉमस एक्विनास के विचार भी अरस्तु के समान धर्मनिरपेक्ष रहे हैं। उन्होंने मध्यकालीन युग में व्याप्त अंधविश्वासों को तर्क के आधार पर वैज्ञानिकता प्रदान करने की कोशिश की। तो एक तो ये बात कि जहां अरस्तु ने धर्मनिरपेक्ष विचार प्रस्तुत किए, वहीं थॉमस एक्विनास भी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। और उन्होंने मध्यकाल में जो अंधविश्वास व्याप्त है उनको तर्क के आधार पर वैज्ञानिकता प्रदान करने की कोशिश की। यानी अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को उन्होंने हूबहू एज इट इज मानने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने उनको तर्क की कसौटी पर कसा और तर्क की कसौटी पर कसकर उन्होंने फिर उसको वैज्ञानिकता प्रदान की कि नहीं ऐसा है तो फिर क्यों है, और क्यों है तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, उसके कारण क्या होंगे। तो ये उन्होंने तर्क की कसौटी पर उसको कसने की कोशिश की सारे अंधविश्वासों को। तो यूँ नहीं कह सकते कि बहुत अंधविश्वासी रहे थॉमस एक्विनास। अंधविश्वासी नहीं है वो, बिल्कुल एक तरह से इन विचारों से वह आधुनिक नज़र आ रहे हैं, मॉडर्न नज़र आ रहे हैं। थॉमस एक्विनास ने अरस्तु के समान ही मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बताया। जहाँ अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और अरस्तु ये तक कहते हैं कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह या तो पशु है या फिर देवता है। तो जहाँ अरस्तु मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं, वहीं एक्विनास भी मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं। और उसने राज्य को प्राकृतिक संस्था बताते हुए कहा कि राज्य, मनुष्य और राज्य दोनों ही प्राकृतिक अंग है। यानी राज्य को प्राकृतिक संस्था बताया और राज्य और मनुष्य दोनों को प्राकृतिक अंग बताया। और एक्विनास ने कहा कि राज्य मानव समाज का अनिवार्य घटक है, कि यानी प्रकृति से ही राज्य आया और प्रकृति से ही मानव आया, और राज्य मानव समाज का अनिवार्य घटक है। ऐसा थॉमस एक्विनास कहते हैं। थॉमस एक्विनास ने अरस्तु से विवेक एवं तर्क के सिद्धांत भी ग्रहण किए।
थॉमस एक्विनास ने अरस्तु से विवेक एवं तर्क के सिद्धांत ग्रहण किए। उन्होंने कहा कि मानवीय विवेक पर आधारित ज्ञान ईसाई धर्मशास्त्रों के विरुद्ध नहीं है। थॉमस एक्विनास ने लौकिक सत्ता का आधार मानवीय विवेक को माना। अगर कोई विवेक आधारित ज्ञान है तो वह ईसाई धर्मशास्त्रों के विरुद्ध नहीं है, वह उल्टा उनके पक्ष में और सकारात्मक है, इसलिए उनको स्थान दिया जाना चाहिए। तो ये बात उसको अरस्तु के अधिक निकट लाती है। थॉमस एक्विनास ने भी अरस्तु की तरह राज्य और सरकारों के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया। उन्होंने राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन और लोकतंत्र को हीन शासन प्रणाली बताया। थॉमस एक्विनास ने अरस्तु के समान ही स्वीकार किया कि कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो मानवीय विवेक से परे होते हैं और उनको हम श्रद्धा एवं विश्वास से ही प्राप्त कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो अलौकिक होते, पारलौकिक होते, उनको हम नहीं समझ सकते, तो उनको हम श्रद्धा और विश्वास से ही समझ सकते हैं। यह बात भी थॉमस एक्विनास को अरस्तु के अधिक निकट लाती है। थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों पर भी अरस्तु के विचारों की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। थॉमस एक्विनास भी अरस्तु के समान मानते हैं कि समाज की रचना सबके हित के लिए हुई है। कोई ये कहे कि नहीं, समाज की रचना हमारे लिए हुई है या हम व्यक्ति विशेष के लिए हुई है, तो यह उसकी मिथ्या धारणा है। वे कहते हैं कि समाज की रचना सबके लिए हुई है, समाज का अस्तित्व सबके लिए है। इन सब तर्कों और तथ्यात्मक समानताओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि संत थॉमस एक्विनास मध्यकालीन युग के अरस्तु हैं। यानी इन तर्कों के आधार पर यदि मध्यकालीन युग के अरस्तु की संज्ञा दी जाए तो फिर उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हर बात को तर्क से कसने की कोशिश की और अरस्तु के विचारों को ही एक तरह से नए परिवेश में, नए स्वरूप में, नए आवरण में डालने की कोशिश की है। तो ये थॉमस एक्विनास की अपना योगदान है। इसका अध्ययन हम कर ही रहे हैं। अब आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आप सभी